सर, मैं 2018 से तैयारी कर रहा था और उसके बाद से मैंने जो मेरा पहला प्रयास 2019 के एग्ज़ाम का था, उसमें इंटरव्यू तक पहुंचा भी हूं और उसके बाद 2020 का मेरा दूसरा प्रयास था। हम अगर निरंतर हर स्टेज को पहले प्रयास में पास भी करेंगे तब भी हमको लगभग 1 साल तो पूरा लगता ही लगता है। तो पहली बात तो ये कि हमसे ज़्यादा हमारे माता पिता को विश्वास मिले, क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार कि हम तैयारी की हमने और हमने 1-2 अटैम्प्ट दिए, जब हमको लगा कि हम तैयारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हम निकलने वाले हैं, फिर घर से प्रेशर आने लगता है। मुझे लगता है कि जो प्रीलिम्स है उसकी तैयारी एक ही बार होती है अच्छे से। जब हम पहली बार प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो हमको 2 से 3 महीने तक अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद जब भी हम नेक्स्ट टाइम प्रीलिम्स देंगे तो हमारे लिए वो इतना बड़ा हर्डल नहीं होता है। उसका कारण है सर कि जो हमारा MPPSC का प्रीलिम्स है उसमें कुछ फिक्स पैटर्न्स हैं, वो उन्हीं पैटर्न्स पे काम करता है और उन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर मैंने जो लगभग लास्ट जो 4 प्रीलिम्स दिए हैं 19-20। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। वास्तविकता यही है कि यदि मनुष्य यह निर्धारित कर ले कि उसे क्या करना है, क्या अचीव करना है, तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो मनुष्य का साहस उसे पार न कर सके। और इन्हीं लाइनों को चरितार्थ किया है MPPSC 2020 के रिजल्ट में हिंदी माध्यम के टॉपर 4th रैंक मनीष धनकर जी ने। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका विश्वास एकेडमी के इस YouTube चैनल पर। मनीष जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो यही प्रश्न होना चाहिए और जाहिर सी बात है, ये होना भी चाहिए कि अभी कुछ समय पहले तक एक अलग आइडेंटिटी थी और अभी रिजल्ट आने के बाद 2020 के बाद एक अलग आइडेंटिटी है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए सर। और काफ़ी लंबे समय से हम भी इस रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे और जब रिज़ल्ट फाइनली आया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हम एक दिन पहले तक एस्पिरेंट्स थे और एस्पिरेंट्स की जर्नी पूरी ख़त्म हो गई अब, और फाइनल चयनित होने के बाद अच्छा महसूस कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो गया है अभी सर। मनीष जी, ये बिल्कुल सही कहा है कि एक दिन पहले का अनुभव कुछ और था और एक दिन बाद का अनुभव कुछ और है। एस्पिरेंट से एडमिनिस्ट्रेटर बनने का अनुभव जो है वो आपने एक ही रात में आपको महसूस हुआ होगा और बहुत हद तक उसको आपने जिया भी होगा, अभी तक जीते भी आ रहे होंगे उसको। एक और बेसिक सा सवाल है कि ये जो सफलता है 2020 के, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी रही है, 2019 के बाद से रिजल्ट नहीं आए, एक लंबा समय रहा, लंबा संघर्ष का दौर रहा, तो कैसे अपने आप को पॉजिटिव बना के रखा, कैसे अपने आप को इतने लंबे समय तक आपने इस जर्नी में बनाए रखा, कैसे अपने आप को लगाए रखा, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? जी सर, मैं 2018 से तैयारी कर रहा था और उसके बाद से मैंने जो मेरा पहला प्रयास 2019 के एग्ज़ाम का था, उसमें इंटरव्यू तक पहुंचा भी हूं और उसके बाद 2020 का मेरा दूसरा प्रयास था। और पहले तो सर कोविड के कारण विलम्ब हुआ, दूसरा फिर रिजर्वेशन के मुद्दे पे भी हमारा रिजल्ट लेट हुआ है। अब इस दौरान सर जो सबसे बड़ी चीज़ थी आपका कॉन्फिडेंस, वो भी खुद पर, आपकी तैयारी पर। अगर वो अच्छा है तो आप निश्चित रूप से तैयारी करते रहेंगे, आपके रिजल्ट के प्रति आश्वासित रहेंगे कि जब भी आएगा पॉजिटिव रहेगा। इसमें मैं अगर किसी को श्रेय देना चाहता हूँ तो सबसे पहले मेरे माता पिता, कि उन्होंने इस लंबी जर्नी में मेरा बहुत सहयोग दिया, और जो मेरे बड़े भाई साहब हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया कि तुझे कुछ नहीं करना है, किसी और मुद्दे पर ध्यान भी नहीं देना है, बिल्कुल पढ़ाई फोकस करना है। और ख़ास करके मेरे दोस्त, हम 5-6 लोग थे सर जो साथ में रहते थे, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। मतलब जो हम 4-5 साल हम साथ रहे, उनका सभी का सिलेक्शन हुआ है, अभी हाल ही में सर उनका सिलेक्शन हुआ है सभी का रेलवे में। तो उन्होंने सर मेरा बहुत सहयोग किया है। मतलब बीच में जब ऐसा टाइम आया कि यार अब क्या पता होगा नहीं होगा, तो उनका ही कहना था कि हम तैयारी करेंगे, कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे, यहाँ पे इंदौर आए हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा। तो मैं माता पिता को, मेरे बड़े भाई साहब को और जो मेरे दोस्त हम साथ रहे थे, उनको मैं इसका पूरा श्रेय देना चाहता हूँ सर। सही बात है। देखिए, आत्मविश्वास खुद पर और जो आपके साथी हैं उनका आत्मविश्वास आप पर, ये आपको सदैव मोटिवेट बना करके रखता है। भले ही देर हुई हो, पर एक कहावत है, देर आए दुरुस्त है, तो वो बिल्कुल चरितार्थ हो रही है आपके ऊपर। एक और सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जैसे कि आपने बताया कि 2018 से आप तैयारी कर रहे हैं, 2018 से लेकर के और 2023 में रिजल्ट आया, तकरीबन 5 वर्ष हो गए हैं, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष तक विद्यार्थी जो है वो अपने आप को, भाई 5 वर्ष आपको हो गए हैं, कई बार विद्यार्थी जो होता है वो नकारात्मक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ऐसी नेगेटिविटी आपके भीतर ना आई हो, बीच बीच में डेफिनेटली आई होगी। तो उस नेगेटिविटी से आपने अपने आप को कैसे निकाला और ऐसा क्या आप करते थे जिससे आप अपने आप को पॉजिटिव बना करके रखते थे, ताकि ये जो विद्यार्थी हैं जो आपको देख रहे हैं, कई आप
आपके जैसा कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देंगे कि जब भी ऐसे निराशा का दौर आए तो उस निराशा के दौर से अपने आप को आशा के दौर में लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? बिल्कुल सर, कहने के लिए तो मेरा दूसरा प्रयास है, लेकिन मेरी 5 साल की पूरी जर्नी रही है। तो मुझे लगता है सर, जो सिविल सर्विस है ये मतलब इसलिए टफ नहीं है कि इसका सिलेबस टफ है या हमको जो पढ़ना है वो टफ है। ये जर्नी, जो पूरी जर्नी है, पूरी प्रोसेस है, वो बहुत लेंदी है। तो जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं, जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको मेरा बस एक ही मैसेज है कि जब भी आप तैयारी प्रारंभ करें अपनी, तो सबसे पहले अपने घर पे बात करें, माता पिता से उनसे बात करें कि जो हम जिस चीज़ की तैयारी करना चाह रहे हैं उसमें समय लगता है। हम अगर निरंतर हर स्टेज को पहले प्रयास में पास भी करेंगे तब भी हमको लगभग 1 साल तो पूरा लगता ही लगता है। तो पहली बात तो ये कि हमसे ज़्यादा हमारे माता पिता को विश्वास मिले, क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार कि हम तैयारी की हमने और हमने 1-2 अटैम्प्ट दिए, और जब हमको लगा कि हम तैयारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हम निकलने वाले हैं, फिर घर से प्रेशर आने लगता है कि बस अब वापिस आना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो बड़ी चीज़ है कि आपके माता पिता का, आपकी फैमिली का सपोर्ट होना ज़रूरी है। दूसरा फिर ये है कि जैसे मैंने भी बताया था आपको सर, कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता है कि बस वो अपने आप भीतर से आएगा। कॉन्फिडेंस आपको आपकी तैयारी देती है। तो आप निरंतर अपनी तैयारी, जब आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आप खुद से मोटिवेट रहेंगे कि चाहे मेरा रिजल्ट 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, जब भी आएगा तो बहुत पॉजिटिव रहेगा। और सर वो जो आत्मविश्वास है वो आपकी कंटिन्यूटी को, आपकी पॉजिटिवनेस को सबको बढ़ाता है। नो डाउट सर, मैं भी जब तैयारी करता था तो बहुत बार मुझे भी लगा कि बस अब इससे आगे नहीं जा सकते। तो वही चीज़ें थी कि मेरे को जो मेरे आसपास का जो मेरा परिवेश था, मेरे दोस्त थे, फैमिली वाले थे, उनका ये कहना था कि तैयारी तेरी अच्छी है, 1 साल नहीं आएगा, 2 साल नहीं आएगा, लेकिन जब भी आएगा पॉजिटिव रहेगा। तो खुद पर भी विश्वास रखें और अपने माता पिता को सबसे पहले विश्वास मिले। बिल्कुल सही बात। आपका यदि मैं बात करूं कि जो परिवार का सपोर्ट तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है किसी भी चीज़ में। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें जब तक परिवार का सपोर्ट नहीं होगा, परिवार वाले जब तक आप पर विश्वास नहीं रखेंगे, तब तक वो चीज़ें होने वाली नहीं हैं। तो एक चीज़ आती है, जैसे क्योंकि कई सारे विद्यार्थियों के संपर्क में ही रहते हैं हम लोग दिन रात, तो उसमें एक शब्द ये बार बार आता है कि सर मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड जो है ना वो बहुत वैसा है, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो, मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं ऐसा सर्वाइव कैसे करूँ। मैं क्या होता है कि लोग संकल्प में विकल्प लेकर के चलते हैं, है ना, संकल्प है उनका पीएससी का, पर उसमें भी एक विकल्प लेकर के चल रहे हैं क्योंकि पारिवारिक स्थिति को। तो मैं जानना चाहता हूं हमारे विद्यार्थियों की तरफ से कि आपका पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो कैसी रही है? सर बिल्कुल, पारिवारिक पृष्ठभूमि का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। और जो मेरे पिताजी हैं किसान हैं, और जो मेरी माताजी है वो गृहिणी है, और हम 3 भाई हैं, और मेरे जो बड़े भैया हैं वो भी तैयारी करते थे, और उनका भी 2 महीने पहले उनका सिलेक्शन रेलवे में हुआ है। और पारिवारिक पृष्ठभूमि सर सामान्य थी, सामान्य निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से था, लेकिन हाँ उनका सपोर्ट सर मुझे रहा है। और सर दूसरी बात जो आपने कही कि कुछ लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है, तो सर जो हमारी सिविल सर्विस है ये सेवाएं ऐसी है कि किसी भी पृष्ठभूमि का व्यक्ति हो उसको अगले स्तर तक ले जाने का काम करती है। सामाजिक स्तर हो चाहे आर्थिक स्तर हो, सभी स्तर पर ये जो सर्विस है ये आपका अपलिफ्टमेंट करती है। तो खास करके जो ऐसे बच्चे हैं जो ऐसी पृष्ठभूमि से हैं, तो उनको अपना पारिवारिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए, सामाजिक स्तर को उठाने के लिए तो बिल्कुल ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वो इसमें चयनित हो। निश्चित रूप से सर जब ऐसी बैकग्राउंड से तैयारी करते बच्चे तो प्रॉब्लम आती है उनको, लेकिन पहले ये था कि हमको तैयारी करने के लिए बाहर जाना है, बहुत पैसा लगता था, लेकिन अब चीज़ें बदल गई है। हम जो अगर किसी में इच्छा है, विल पावर है कि मैं वो करना ही है मुझे ये, तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, ऑनलाइन सोर्सेज हैं, ऑनलाइन टीचर अवेलेबल हैं। अगर कोई करना चाहता है तो कर सकता है, घर से भी तैयारी कर सकता है सर। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि भाई सामाजिक अपलिफ्टमेंट हो या आर्थिक अपलिफ्टमेंट हो, हर प्रकार का भाई आप किसी प्रकार से, मतलब ये मैंने कहीं सुना भी था कि अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, आपको सिविल सेवा का एग्जाम नहीं भी देना है, तब भी आप एक बार इसकी पूरी प्रक्रिया से गुजरें, इसको पूरी तरह से पढ़ें, तो ऐसा नहीं होगा कि आपसे समाज में किसी भी विषय पर चर्चा हो रही हो और आपके पास 2-4 शब्द ना हो कहने को। तो ये तैयारी आपको उतना तो सिखा देती है, उतना तो आपको ये बना देती है। चलिए, अब विद्यार्थियों का ही एक प्रश्न है, इसमें मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सिलेबस है, हालांकि समय भी बहुत मिला, आयोग की कुछ ऐसी कृपा रही कि लंबा समय हमको मिला। तो मेंस का सिलेबस जो है, इतना बड़ा सिलेबस है, इतने सारे विषय हैं, इन विषयों में तारतम्यता, इन विषयों में जो समन्वय है वो कैसे स्थापित किया जाए, उसके बारे में आपकी क्या रणनीति रही है?
जी सर, जो हमारी परीक्षा है इसका सबसे बड़ा पोर्शन मेंस ही है। और कहा भी जाता है कि अगर आपको चयन सुनिश्चित करना है तो आपका मेंस सबसे अच्छा होना चाहिए। आपका चयन सुनिश्चित करने की पहली सीढ़ी आपका मेंस ही है। तो निश्चित रूप से सर जो हमारा सिलेबस है मेंस का काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और बहुत वास्ट सिलेबस बनाया हुआ है। लेकिन अच्छी बात ये है सर, जो हमारा अभी संशोधित पाठ्यक्रम आया है इसमें उन्होंने हर जो भी हमारे पेपर थे सभी को उन्हें यूनिट में बांटा है। तो मुझे लगता है कि हम सबसे पहले जहाँ से हमने तैयारी की है, कोचिंग से की है, सेल्फ स्टडी की है, सबसे पहले पूरे सिलेबस को एक बार पढ़े अच्छे से। जो हमारा सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग, यूनिट के अकॉर्डिंग हम पढ़ें। उसके बाद हम जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद 1-2 महीने का समय खुद को दें। खुद को देने का मतलब सर ये है कि हम जो देखें हमने पढ़ा है उसमें से कौन सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमको अब समझ में आ चुके हैं और हम इन सब्जेक्ट को हमारे नोट से कवर कर लेंगे। फिर उसमें देखें कि कुछ यूनिट्स ऐसी होगी जो हमको समझ में नहीं आई है या याद करने में जटिल है या समझने में जटिल है, नोट्स उनके डिफ़िकल्ट हैं या अवेलेबल नहीं है, तो 1-2 महीने की मेहनत उन पे करें ऐसे सब्जेक्ट पे। कि जैसे सर मैं जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था तो उसके बाद मेरे को इकोनॉमिक्स में बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो मैंने 15 से 20 दिन फिर इकोनॉमिक्स को अच्छे से तैयार किया, उसके नोट्स बनाए। उसके बाद पूरी जर्नी में, पूरी तैयारी में मुझे बाद में प्रॉब्लम नहीं आई सर इकोनॉमिक्स में। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो अब सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें। और एक बार जब उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है पूरे मतलब लगभग सभी सब्जेक्ट में, सभी यूनिट में, वो क्वेश्चन तो जनरल क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है, उनका आंसर करने में कैपेबल हो जाएंगे। उसके बाद उनको टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। बस यही प्रोसेस होती है। प्लान करके अपनी पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए और निरंतर टेस्ट लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात है, जैसे ये तो हमने मेंस की बात की कि मेंस में पूरा सिलेबस हमें कवर करना है। सिलेबस जब तक पूरा कवर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आपके पास पूरा सिलेबस का मटेरियल नहीं है तो समस्याएं आनी है। और समस्या वहाँ पे भी नहीं है जिसको पता है कि भाई, जैसे आपको पता है कि आपकी इकोनॉमिक्स कमज़ोर थी, तो ये समस्या का विषय नहीं है। जिसको यही पता ना हो कि उसका क्या कमज़ोर है, कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, वहाँ ज़्यादा समस्या आ जाती है। अच्छा ठीक है, मेंस की बात हो जाती। प्री के लिए क्या रणनीति? कई बार क्या होता है कि व्यक्ति, हमारे पास ऐसे विद्यार्थी आते हैं, उनके प्रश्न रहते हैं कि सर मेंस में तो हम झंडे गाड़ देंगे पर हमारा प्री क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि प्री गैम्बलिंग है एक तरीके से। तो प्री की क्या रणनीति रही? आपने किस तरीके से प्री, क्योंकि आपने बताया कि 2019 का भी आपने मेंस लिखा, इंटरव्यू कॉल भी आपका, और 2020 का भी आपका इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन हुआ, 4th रैंक आपने हासिल की। तो इसमें प्री जो आप निरंतर निकाल पा रहे हैं उसके लिए आपकी क्या रणनीति रही है? बिल्कुल सर, जो हमारी परीक्षा है इसमें प्रीलिम्स बहुत ही अनसर्टन है। मतलब हम बिल्कुल श्योर तरीके से नहीं कह सकते कि हमारा निकल ही जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लेकिन सर मुझे लगता है कि जो प्रीलिम्स है उसकी तैयारी एक ही बार होती है अच्छे से। जब हम पहली बार प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो हमको 2 से 3 महीने तक अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद जब भी हम नेक्स्ट टाइम प्रीलिम्स देंगे तो हमारे लिए वो इतना बड़ा हर्डल नहीं होता है। उसका कारण है सर कि जो हमारा MPPSC का प्रीलिम्स है उसमें कुछ फिक्स पैटर्न्स हैं, वो उन्हीं पैटर्न्स पे काम करता है और उन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर मैंने जो लगभग लास्ट जो 4 प्रीलिम्स दिए हैं 19, 20, 21, 22, उसमें सर 30% जो वेटेज था वो MP का था। तो जो भी अगर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको सभी कुछ छोड़ के सबसे पहले MP को तैयार करना चाहिए। मतलब MP को तैयार ऐसे करना चाहिए कि हमने MP एक बुक से पढ़ा, उसके ऑब्जेक्टिव लगाए, फिर MP स्टार्ट कर दिया, उसको ख़त्म ही नहीं करना है। लगभग कितने ऑब्जेक्टिव? नॉर्मल सर जो मार्केट में जो भी बुक्स अवेलेबल है, लगभग 500 पेज की बुक्स हैं सर MP के लिए, उनको आप 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे अच्छे से तो लगभग हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एक MP का हो गया। दूसरा सर जो हमारा संशोधित पाठ्यक्रम नया वाला आया है इसमें उन्होंने यूनिट्स में बांट दिए हैं। तो उसमें कुछ यूनिट ऐसी जो बहुत छोटी है सिलेबस में, लेकिन बहुत ही अंकदायी है। मतलब अगर हम उनको अच्छे से तैयारी करेंगे तो नंबर मिलते हैं। जैसे कि यूनिट 10 है सर, उसका अगर हम खुद से तैयार करें तो मुश्किल से 60-70 पेज में अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है उसकी। और अगर उनका बार बार रिवीजन करेंगे तो 8 से 10 प्रश्न हम वहाँ से बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसके अलावा सर जो यूनिट 7, यूनिट 9, ये बहुत छोटी यूनिट्स हैं और इनको हम करते हैं सर MP, यूनिट 9, यूनिट 7 और यूनिट 10। इनको करने के बाद लगभग 60-70% क्वेश्चन हमको मिल जाते हैं। और उसके अलावा सर जब अगर हमने मेंस की तैयारी की है तो जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट हैं, अपना साइंस हो गया और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उनके बेसिक क्वेश्चंस या तो हमको मेंस के सिलेबस में मिल जाते हैं और वो इजी होते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं नए क्वेश्चन, वो सभी के लिए नए होते हैं, वो बाहर नहीं करते हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स के लिए खासकर जो तैयारी कर रहे हैं उनको एक ही मैसेज है कि सबसे पहले हम हमारी जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उसको डिवाइड करें उन सब्जेक्ट में कि जो लिमिटेड है और अच्छे नंबर देते हैं, जैसे कि MP, यूनिट 7, यूनिट 9 और यूनिट 10। और इसके बाद जो टाइम बचता है उसमें फिर हम दूसरा जो सब्जेक्ट को कवर करें। और इसमें सर खास करके लूसेंट की काफ़ी भूमिका है, क्योंकि हमारे मैक्सिमम सब्जेक्ट को बहुत ही कंसाइज वे में कंप्लीट करती है वो। तो लूसेंट की हम इसमें हेल्प ले सकते हैं सर।
अच्छा, जैसे आपने अभी क्लासिफिकेशन बताया हमको कि भाई प्री के लिए हमको कौन कौन से यूनिट्स पर काम करना है। यदि यही बात मैं मुख्य परीक्षा के लिए आपसे पूछूं तो यहाँ पर आप किन पेपर्स को ज़्यादा वेटेज दें या किन पेपर्स को हम जो है वो ज़्यादा जो है स्टडी करें ताकि हमको ज़्यादा नंबर मिल सकें, और कौन से ऐसे पेपर हैं जिनमें हम सामान्य जो चीज़ें हैं उनको अच्छी तरीके से कवर करें। तो ये आप एक बार मेंस का और सर मेंस के लिए मुझे लगता है कि जो हमारा पेपर 4 और पेपर 5 जो है लिमिटेड सिलेबस है उनका, और हम उसको इजीली कवर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। तो सबसे पहले मेंस की जब भी हम तैयारी करते हैं, हमारे सामने 3 महीने 4 महीने बाद जब भी एग्ज़ाम हो, उस टाइम सबसे पहले हम पेपर 4 और पेपर 5 को कवर करें अच्छे से, उसका पूरा सिलेबस पढ़ लें और उसके नोट्स कवर कर लें कि हाँ मुझे यही पढ़ना है। इसके बाद हम एक बार पेपर 1 को पढ़ के रख दें, उसको इतना पढ़ के रख दें कि हाँ अब हम इसको एग्ज़ाम के पहले ही देखेंगे। और उसके बाद हमारी जो पूरी मेहनत होती है वो पेपर 2 और 3 में होती है, क्योंकि सर पेपर 2 और 3 बहुत लेंदी हो गए अब और बहुत ज़्यादा डाइवर्स कर दिया उन्होंने, तो उसमें मेहनत लगती है। तो मुझे लगता है कि हम पेपर 4 और 5 को कंप्लीट करें सबसे पहले, उसमें एक बार कमांड बनने के बाद पेपर 2 और 3 पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अभी पेपर 3 सर टफ भी आया था, बोलते हैं कि टफ आया था, लेकिन उसमें से 200 नंबर के लगभग क्वेश्चन वो थे जो नॉर्मली हर मटेरियल में उपलब्ध थे। अगर हमारा फोकस उन पर रहेगा तो हम उनको आसानी से 180 170 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो पेपर 2 पेपर 3 का सिलेबस कवर करें, उनके जो भी ऐसे यूनिट्स हैं जो आपको लगती है कि डिफ़िकल्ट है और समझने में आपको कठिनाई जा रही है उसमें, तो उनका सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद नोट्स बना लें उनके हैंड रिटन। तो सर वो पेपर 3 के लिए, पेपर 3 की स्पेसिफिक बात करूँ क्योंकि पेपर 3 का बड़ा हवा बना हुआ है ना। तो पेपर 3 के लिए आपने कौन कौन से यूनिट्स पे सबसे ज़्यादा फोकस किया था पेपर 3 के लिए, है ना? कौन सी यूनिट थी? सर पेपर 3 जो अभी बनाया है वो पूरा का पूरा साइंस और मैथमेटिक्स से बेस्ड है। तो मुझे लगता है जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनके लिए ज़्यादा कठिनाई आने वाली नहीं है इसमें, और जो भी सामान्य बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं उनको भी अगर वो एक स्टडी से तैयारी करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। जो रिसेंटली पेपर 2020 का हुआ था उसमें नो डाउट सर कुछ क्वेश्चन बहुत टफ थे, तो वो सभी के लिए टफ थे। जो साइंस बैकग्राउंड के व्यक्ति थे उनको भी इसमें कठिनाई हुई थी, लेकिन जो बाकी क्वेश्चन थे वो नॉर्मली लूसेंट्स में या मार्केट में जो भी अन्य मटेरियल्स उपलब्ध हैं उसके लिए उनमें अवेलेबल थे। मतलब सामान्य कर दिया जाए उसको। हाँ, तो उसमें सर ये है कि हम जो पहले हमारे 1 2 3 यूनिट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जो भी आपके पास सोर्सेज अवेलेबल हों उसमें, और जो सिलेबस में कॉमन है उसको अच्छे से पढ़ लें, उसके आसपास की चीज़ें, क्योंकि लगभग 70-80% क्वेश्चन उसमें से आते हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स है, तो मैथ्स का सर ऐसा है कि थोड़ा सा जिसका मैथ्स समझ में आता है उनके लिए इजी होता है, लेकिन जो ऐसे बैकग्राउंड से नहीं है वो एक बार किसी टीचर से पढ़ लें, या फिर कोई दोस्त हो जो वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो तो उनसे समझ लें, क्योंकि सर मैथ्स समझना ज़्यादा ज़रूरी है पहले। इसके अलावा कंप्यूटर है सर, तो कंप्यूटर भी बहुत ईजी पूछते हैं वो, और कंप्यूटर के क्वेश्चन ईजी ही आए थे लास्ट ईयर भी। तो जो हमारे पास मार्केट में नॉर्मली जो अवेलेबल है उसमें से पढ़ सकते हैं सर। इसके अलावा सर जो यूनिट 7 है उसके लिए हम इंटरनेट का हमको उसमें सहारा ले सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी जो टॉपिक दे रखे हैं बहुत फैक्चुअल हैं, किसी संस्था का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है, तो हम उसको इजीली किसी नोट से भी या फिर इंटरनेट के थ्रू उसको कवर कर सकते हैं सर उसको। इसके अलावा एनर्जी एनवायरनमेंट है, एनर्जी एनवायरनमेंट में सर जो टॉपिक दे रखे हैं उनके सिनॉप्सिस बना लें सबसे पहले, और उसमें कुछ फैक्ट को ऐड कर लें, करंट फैक्ट को। जैसे हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कैपेसिटी कितनी है, और परंपरागत गैर परंपरागत में डिवीज़न कितना है। तो ऐसे फैक्ट जो कॉमन फैक्ट्स हो और हम हर क्वेश्चन में उनको यूज़ कर सकें, ऐसे फैक्ट्स को कवर कर लें। इन्वायरमेंट में ऐसे फैक्ट्स जो ग्लोबल वार्मिंग को इनको डिफाइन करते हो, ऐसे फैक्ट्स को कवर कर लें। और जो हमारा यूनिट 10 है वो सर बेसिकली ज्योग्राफी से आया है, तो उसको ज्योग्राफी के साथ हम कवर कर सकते हैं सर। तो ऐसा करके हम पेपर जो हमारा पेपर 3 है उसको कवर कर सकते हैं सर। एक और प्रश्न बड़ा बच्चों के द्वारा पूछा जाता है, लास्ट मोमेंट फियर कैसे हैंडल करें? लास्ट मोमेंट फियर क्योंकि होता भी है, लास्ट मोमेंट पे ऐसा होता है कि भाई क्योंकि हम निरंतर बच्चों के बीच में रहते हैं, तो सर आखिरी मोमेंट पे ऐसा लग रहा है सब चीज़ें भूल गए, अब क्या होगा, हमें तो जो पढ़ा था वो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तो लास्ट मोमेंट फियर को आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि ये प्री में भी रहा होगा, मुख्य परीक्षा के दौरान भी रहा होगा, और मुख्य परीक्षा के दौरान तो 5-6 दिन तक रहता है लास्ट मोमेंट फियर, तो उससे कैसे निपटे? बिल्कुल सर, जब भी हम एग्ज़ाम देने आते हैं उसके एक दिन पहले, 1 घंटे पहले फियर रहता ही है, और सभी को चाहे किसी ने कितनी अच्छी तैयारी क्यों ना की हो, जाने से पहले लगता है कि कुछ याद नहीं आ रहा है। तो सर उसमें हम ये कर सकते हैं कि हमको जो हमारे खास करके मुख्य परीक्षा है तो हमको वहाँ पे उसकी पहले ही तैयारी करनी होगी कि हम उस दिन क्या पढ़ेंगे। जब हम तैयारी करते हैं 2 महीने पहले, तो हम एक दिन पहले सब कुछ रिवीजन नहीं कर सकते,
जैसे मान लो कि सर हमारा यूनिट पेपर 3 है, तो आप एक दिन पहले पूरा का पूरा पेपर 3 नहीं पढ़ सकते। तो आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं एग्ज़ाम जब पेपर 2 दे के आऊँगा तो पेपर 3 के जो बीच में गैप रहेगा उसमें क्या पढ़ूंगा, क्या रिवाइज़ करूँगा। जैसे सर मैं जब मेरा पेपर था तो मैंने पहले ही फिक्स कर लिया था कि जब पेपर 3 होगा तो मेरे को फॉर्मूला दे के आने हैं, और यूनिट अपने जो पेपर 3 के एनर्जी एनवायरनमेंट के जो फैक्ट्स हैं, यूनिट 7 के फैक्ट्स हैं, उनको देखना है बस। उसमें होता है क्या है सर कि भटकाव नहीं होता है। जब हम पेपर दे के आते हैं, पूरा पेपर सामने होता है, हम चाहते हैं कि सब कुछ पढ़ लें, और वो हमारे फियर को बढ़ा देता है सर और भी। तो पहले से ही हम जब तैयारी करते हैं 2 से 3 महीने पहले, तो उस समय हम डिसाइड कर लें कि हम उस दिन क्या पढ़ेंगे, तो उस समय में हमारा माइंड इंगेज हो जाता है पढ़ने में, तो फियर को कम करता है सर। इसके अलावा सर सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप चाहे कितनी कोशिश कर ले, वो फियर को हम ख़त्म नहीं कर सकते, केवल कम कर सकते हैं। वो कम सर आपकी तैयारी से होता है, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए, फियर अपने आप कम होगा सर। बहुत बढ़िया सुझाव दिए आपने विद्यार्थियों के लिए कि लास्ट मोमेंट फियर को यदि कम करना है तो उस दिन की तैयारी आपको आज से ही करनी होगी। आपको आज से ही ये स्पेसिफिकली आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि उस दिन आप क्या पढ़ने वाले हैं, उस दिन आप क्या करने वाले हैं। यदि सारा कुछ लेकर के चलेंगे तो उसके साथ में वो डर भी साथ में रहेगा। एक और प्रश्न ये जरूर मैं जानना चाहूँगा कि उत्तर लेखन की जो फॉर्मेटिंग है, वो फॉर्मेटिंग आप किस तरीके से रखते थे? क्या एक ही प्रकार के उत्तर लिखने हैं फॉर्मेटिंग में, क्योंकि बुलेट पॉइंट को ज़्यादा तवज्जो देनी है, या पैराग्राफ राइटिंग करनी है? उत्तर में भूमिका होनी चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसके बारे में आप विद्यार्थियों को सजेशन दें। बिल्कुल सर, हमारा जो सिलेक्शन होता है वो पूरी तरह से हमारे जो मेंस की आंसर राइटिंग उस पर डिपेंड करता है। तो उसमें सर ये है कि हम जितना डाइवर्सिफाई करेंगे हमारी कॉपी को, उतना बेनिफिट मिलता है। लेकिन सर डाइवर्सिफाई करने के चक्कर में बहुत बार विद्यार्थी भटक जाते हैं सर, और फिर कॉपी में भटकाव दिखता है। तो उसमें सबसे अच्छा तरीका सर ये है कि हम जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उनके फिक्स फॉर्मेट है, तो हम उन फॉर्मेट के हिसाब से हमारी फ्रेम पहले से तैयार करें। जैसे हम ज्योग्राफी का देखें सर, तो ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आते हैं, नदी, पहाड़ या कोई ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट आता है, तो हम पहले से तैयार करें। जैसे सर अगर कोई नदी का क्वेश्चन आता है तो हमारी फ्रेम होनी चाहिए कि मेरे को लिखना है कि कहाँ की नदी है, फिर उसकी प्रकृति लिखेंगे हम, उसका मुहाना, उद्गम स्थल, लंबाई, सहायक नदियाँ। ये हमने 4-5 पॉइंट की हमारी फ्रेमिंग है। इसमें आप इजीली सारे फैक्ट्स भी कवर कर देंगे और सारे डायमेंशन कवर हो जाएंगे आपके, और बहुत ही कम शब्द में हम ज़्यादा चीज़ उनको दे पाएंगे। तो इस तरह की फ्रेमिंग हमको हर सब्जेक्ट में करनी चाहिए, खास करके जो हमारा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। इन क्वेश्चन में जो एक खास तरह के क्वेश्चन जो आते हैं उनके लिए फ्रेम हम जब टेस्ट सीरीज करते हैं उस समय हम तैयार कर लें। इस तरह के हम 3 मार्कर कवर कर सकते हैं। दूसरा सर जो बड़ा आता है, बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन 11 नंबर का, 11 नंबर में हम क्वेश्चन को जितना ज़्यादा डिवाइड करते हैं, हमारी कॉपी उतनी डेंस होती है और हमारा कंटेंट उतना ज़्यादा इनरिच होता है। डिवाइड करने से मेरा मतलब है सर कि जब भी हम क्वेश्चन को देखते हैं तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होता है, उसमें 3 से 4 चीज़ें पूछते हैं वो। तो इंट्रोडक्शन के बाद जब मेन बॉडी लिखते हैं हम, तो जो उन्होंने पूछा है उसके आसपास हम उसको ज़्यादा ज़्यादा डिवाइड कर सकें। जैसे मान लो अगर किसी प्रॉब्लम के लिए उन्होंने सरकार के प्रयास पूछे हैं, तो हम प्रयास जब लिखें तो उसको बांट लें, योजनागत प्रयास, नीतिगत प्रयास, कार्यक्रम, तकनीकी प्रयास। तो जब हम बांटते हैं सर, तो इन सब में 1-1, 2-2 पॉइंट लिखने पर भी हमारा आधा पेज लिख जाएगा। तो इस तरह से हम जब डिवाइड करते हैं तो 11 नंबर में हमारी जो कॉपी है वो डेंस दिखती है और फैक्ट्स आसानी से दिखते हैं उसमें सर, और जो कॉपी चेक करने वाला है उसको भी ईजी होता है। और इसके अलावा जो हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन हैं उसमें हमारा फोकस सर कंटेंट पे होना चाहिए बस। मतलब मुझे इसमें लगता है कि बहुत कम स्पेस है उसमें, और जो क्वेश्चन पूछते हैं अगर आपके पास कंटेंट है तो आप निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा भूमिका या कंक्लूजन पे फोकस ना करते हुए 5 नंबर के क्वेश्चन में कंटेंट पे फोकस करें। अगर आपके पास कंटेंट कम है तो एक इंट्रोडक्शन, जो वो भी तथ्यात्मक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, और 5 पॉइंट पर्याप्त होते हैं उसमें बाद, और एक कंक्लूजन। लेकिन अगर आपके पास कंटेंट उसमें पर्याप्त है कि आप 7 पॉइंट लिख सकते हैं, तो आप 7 पॉइंट्स को अच्छे से लिख के आएँ उसमें। और मुझे लगता है कि जो डायग्राम वाला कल्चर है वो बहुत ज़्यादा इसमें यूज़फुल नहीं है हमारे 5 नंबर वाले में, क्योंकि स्पेस वैसे ही कम है हमारे पास। तो हम बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में लिखेंगे उसमें, तो हमको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा उसमें। डायग्राम का यूज़ हम कर सकते हैं लेकिन बड़े क्वेश्चंस में, वहाँ पे हमको बेनिफिट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद धनकर जी। आपने विद्यार्थियों के हित में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें उपलब्ध करवाई है, और ये संस्थान आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। हम कामना करते हैं कि आप और भी ऊंचाई पर आईएएस में जो है वो पोस्ट हासिल करें, यूपीएससी को क्लियर करें, और ऐसे ही कुछ जो है वो नाम करें हमारे इंदौर का, हमारे मध्य प्रदेश का, और ख़ास तौर पर अपने परिवार का। इसी प्रकार से आप लगे रहें।
धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर।